Hey everyone, so once again welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta and today in this video we are going to discuss a lecture on company law where we will be discussing the topic of Memorandum of Association. So we'll discuss basically what is this Memorandum of Association and what are the certain fundamental clauses which are being contained in this MOA. So basically there are 5 kinds of clauses. So here in this video we will be discussing only the one clause, that is a name clause, because there is good content over all the individual clauses. So otherwise I'll explain all the 5 clauses and the video will get so much long and that won't create any interest neither to me nor to you in understanding. So here in this particular lecture we'll be only discussing the name clause. Clear? We'll be providing the complete notes with the best possible explanation. So let's get started with the lecture. Alright, an important step in the formation of a company is to prepare a document called Memorandum of Association. ये कह रहे हैं कि एक कंपनी को फॉर्मुलेट करने के लिए कंपनी के फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक डॉक्यूमेंट का प्रिपेयर होना जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इट इज़ वेरी मच नेसेसरी स्टेप टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, अब कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, ये सब हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब ये हमने जान लिया कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर ये होता क्या है. तो इसका जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वो सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट में हमें पता चलता है. इट डिफाइंस इट एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or the present act. तो सेक्शन 2 क्लॉज 56 ये बता रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी वो होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है एमओए का जो कि या तो ओरिजिनली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फ्रेम किया गया हो, फॉर्मुलेट किया गया हो, या फिर ऑन टाइम टू टाइम लेटर ऑन उसको ऑल्टर किया गया हो, या तो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के परजुएंस में या फिर किसी प्रेजेंट एक्ट के परजुएंस में. सो that MOA is being covered under the definition of MOA, जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया गया हो या फिर ऑन द टाइम बीइंग ऑल्टर किया गया हो. ठीक है, नाउ द MOA कंटेन्स दी फॉलोइंग फंडामेंटल क्लॉजेज. अब इसके अंदर कुछ क्लॉजेज इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जो कि आप जब आप MOA बना रहे हो तो आपको ये सारे क्लॉजेज मेंशन करने हैं प्रॉपर रूल्स के साथ, जो भी रूल्स हम आगे अलग अलग सेक्शंस में पढ़ेंगे. और अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर वहाँ पर हो सकता है रजिस्ट्रार आपको MOA को ऑल्टर करने के लिए नोटिस दे सकता है. तो कौन कौन से क्लॉजेज हैं? फंडामेंटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, object clause, liability clause and capital clause. So these are the 5 fundamental clauses. So today we are only going to discuss the name clause. So let's see what's this, the name clause. सेक्शन 4 बात करते हैं नेम क्लॉज के बारे में. द फर्स्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी. ये बता रहे हैं कि जो मेमोरेंडम का पहला क्लॉज है, जो कि नेम क्लॉज है, ये रिक्वायर करता है कि आपको जो आपकी भावी कंपनी है, प्रपोज कंपनी मीन्स कि जो जिसको आप फॉर्मुलेट करने जा रहे हो उसका एक नाम होना चाहिए. उसका एक नाम होना इज मस्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड, राइट. A company being a legal person must have a name to establish its identity. क्योंकि ये कहा जाता है और ये एक फैक्ट है कि एक कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन कंसिडर की जाती है. तो फॉर हैविंग इट्स आइडेंटिटी और टू एस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी इट इज़ मस्ट कि अ कंपनी एक्चुअली द एवरी कंपनी मस्ट हैव अ नेम. क्योंकि एक कंपनी को लीगल पर्सनालिटी अटेंड होता है तो ज़रूरी है कि उस कंपनी का एक नाम होना चाहिए टू एस्टेब्लिश इट्स आइडेंटिटी. अब इस रिगार्ड में वी आर हैविंग वन केस दैट इज़ ऑसबर्न वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स. ऑसबर्न वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें क्या कहा था कोर्ट ने? इन दिस इट वॉज हेल्ड दैट द नेम ऑफ अ कॉरपोरेशन इज़ द सिंबल ऑफ इट्स पर्सनल एग्जिस्टेंस. कि एक कॉरपोरेशन की, एक कंपनी की जो नेम होता है वो उसके पर्सनल एग्जिस्टेंस का सिंबल होता है. एक कंपनी का, एक कॉरपोरेशन का जो नाम होता है वो उसके पर्सनल एग्जिस्टेंस का क्या होता है? सिंबल होता है.
ठीक है, कि वो उसकी क्या आइडेंटिटी है और वो एक स्टेब्लिश्ड लीगल पर्सन है, पर्सनालिटी है। ठीक है, अब सेक्शन 4 में पहली बात तो ये बताया कि एक नेम होना ज़रूरी है। अब सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट इफ़ द कंपनी इज़ विद लिमिटेड लाइबिलिटी, ओके, देन द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम शुड बी लिमिटेड। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ बन रही है, ठीक है, आपका अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी के अंदर, तो ज़रूरी है कि जो उस कंपनी का नाम है इट शुड बी एंड विद लिमिटेड वर्ड। ठीक है, जैसे आपने काफ़ी सारे पढ़ा होगा ना कि XYZ लिमिटेड कंपनी, काफ़ी सारी जो कंपनीज के पीछे लिमिटेड शब्द लिखा होता है उसका मतलब यही होता है कि दैट कंपनी is formed with the limited liability, and in case of a private company it will be termed as private limited। और अगर वो कंपनी प्राइवेट भी है साथ साथ, मतलब वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ भी है और वो एक प्राइवेट कंपनी भी है, देन इट विल बी नेम्ड एज प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बहुत सारी कंपनी होती हैं, जैसे कि लॉविटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी प्राइवेट भी है और मेरी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो 4 क्लॉज 1 हमें ये बताता है। नाउ सेक्शन 8 स्टेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट अ कंपनी टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड फ्रॉम इट्स नेम इफ़ इट इज़ अ चैरिटेबल कंपनी। सेक्शन 8 ये कह रहा है कि इन केस आपकी कंपनी तो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी एक चैरिटेबल कंपनी है। ठीक है, अब चैरिटेबल कंपनी क्या होती है ये हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके सर्टेन अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्मुलेटेड होता है। उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, डू रिमेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो परमिट कर सकता है कंपनी को कि वो लिमिटेड शब्द को ड्रॉप कर सकता है। लिमिटेड शब्द को अगर वो एंड में ना यूज़ करे तो वो चलेगा, बट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज मस्ट हियर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। नाउ देर आर सर्टेन कंडीशंस इन रिगार्ड टू नेम। अभी तक हमने क्या जाना कि MOA क्या होते हैं, MOA के क्या क्या क्लॉजेस होते हैं। नेम क्लॉज सेक्शन 4 में डिफाइंड है, नेम क्लॉज नेम होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और अगर लिमिटेड लाइबिलिटी तो क्या नाम होगा, प्राइवेट है तो क्या नाम होगा। अब कुछ नेम जो आप रखते हो या जो नेम है आपका, उसके रिगार्ड में कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि हमें कंपनीज एक्ट ने बताया है। तो 4 क्लॉज 2 क्या कहता है इसके बारे में, लेट्स रीड दैट। द नेम शुड नॉट बी सच एज इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल। आपकी कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में एक अनडिज़ायरेबल है। अनडिज़ायरेबल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये ठीक नाम नहीं है, या तो वो एक ऑफेंसिव नेम हो सकता है, या फिर वो एक कुछ और ऑलरेडी एक कंपनी उस नाम की एग्जिस्ट कर रही है, तो वो एक तरीके से उसकी गुडविल को डिफेंड कर सकता है, एज वेल एज वो पब्लिक को एक कन्फ्यूजन क्रिएट करा सकता है। तो इस तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी रीज़न से लगता है कि दैट द नेम ऑफ दिस कंपनी इज़ अनडिज़ायरेबल, तो फिर वो उस कंपनी को ऐसा नाम रखने के लिए मना कर सकता है, या अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि हाउ द कंपनी इज बीइंग कंसिडर्ड एज अनडिज़ायरेबल, अ नेम इज बीइंग कंसिडर्ड एज अनडिज़ायरेबल। सो अ नेम इज अनडिज़ायरेबल व्हेन इट इज़ आइडेंटिकल। देखिए यहाँ लिखा है कि एक नाम अनडिज़ायरेबल तब कंसिडर किया जाता है जब वो आइडेंटिकल होता है विद और टू नियरली रिजेंबल्स विद द कंपनी ऑफ एनअदर कंपनी। ठीक है, कि जब आप जो नाम रख रहे हो अपनी कंपनी का, वो या तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सिमिलर है विद अ कंपनी जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, या फिर सिमिलर नहीं है तो इतना ज़्यादा रिजेंबल्ड है, बहुत ज़्यादा रिजेंबल्ड है विद द अनदर कंपनी। फर्दर, द नेम शुड नॉट इंडिकेट कनेक्शन विद पेट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 4 क्लॉज 3 में बताता है कि जो नाम है, जो आपका कंपनी का नाम है, वो ये नहीं इंडिकेट करना चाहिए कि आपकी कंपनी को किसी ना किसी तरीके से सरकार से स्पॉन्सरशिप मिला है, या आप गवर्नमेंट की पेट्रोनेज से कनेक्शन में हो। ठीक है, तो आपका नाम उस तरीके का नहीं होना चाहिए। फर्दर, द नेम शुड नॉट बी सच दैट इट्स यूज बाय द कंपनी विल बी एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। तो आपको कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना है जो कि अगर आप ऐसे शब्द का प्रयोग करके अपने नाम में यूज़ करते हो तो वो ऑफेंसिव होगा अंडर एनी लॉ। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये सारी कंडीशंस को रिगार्ड में लेने के बाद ही अपनी कंपनी का नाम रखना है। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग अ केस हियर दैट इज सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स लिमिटेड वर्सेस मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। नाम थोड़ा बड़ा है, तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? अंडर द कंपनीज एक्ट, अ
company by registering its name gains a monopoly of the use of that name, since no other company can be registered under a name identical with it or so nearly resembling it as to be कैलकुलेटेड टू डिसीव. ठीक है, कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर अगर एक कंपनी एक नाम के साथ रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है, तो उस नाम की उसने मोनोपोली गेन कर ली है, वो सोल ओनर है उस नाम का, ठीक है, तो और इसीलिए कोई भी और कंपनी जो बनने जा रही है या बन रही है वो उस सिमिलर नाम से या उस नाम से बिल्कुल रिजेंबल्ड नाम के साथ अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकती है, क्योंकि अगर कोई ऐसा नाम रखती है वो जो कि जनरल पब्लिक को धोखा दे सकता है, उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, उसको डिसीव कर सकता है, तो ऐसा कोई भी नाम आप नहीं रखोगे. ये इस केस में हेल्ड किया गया था. Now we are having one more case here, that is R versus Registrar of Companies 1980. In this, two women forming a company for their personalized services were not allowed the name Prostitutes Limited. तो इस केस के अंदर दो वुमेन्स जो थी एक कंपनी फॉर्म कर रही थी, ठीक है, अपनी कुछ पर्सनलाइज सर्विसेज के लिए, तो उसका नाम वो प्रोस्टिट्यूट्स लिमिटेड रखना चाह रही थी. ठीक है, तो यहाँ पर उनको प्रोस्टिट्यूट्स लिमिटेड रखने का परमिशन नहीं मिला बिकॉज दिस नेम वॉज समहाउ ऑफेंसिव इन नेचर. ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि नेम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होती हैं. ठीक है, नाउ देर इज़ वन मोर केस वी आर हैविंग जो कि यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड से रिलेटेड है. 4 क्लॉज मैंने पढ़ा था ना कि अगर आपका लिमिटेड लाइबिलिटी का कंपनी है तो आप वर्ड लिमिटेड यूज़ करते हो इन द एंड. तो वी आर हैविंग अ केस रिलेटेड टू दैट इज बासुदेव लाल मोदी वर्सेस मदन लाल छाबड़िया 1967. So in this case it was held that if a bill of exchange is issued by a company on which its name is not properly mentioned, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी ने एक अपना बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जिसपे शायद वो अपना नाम प्रॉपरली नहीं मेंशन किया उस कंपनी ने, ठीक है, या फिर इफ़ द वर्ड लिमिटेड हैज़ बीन ओमिटेड, कि थी तो वो लिमिटेड कंपनी लेकिन उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लिमिटेड शब्द लिखना रह गया, ओमिट हो गया. ठीक है, एंड इफ़ कंपनी फेल्स टू पे द बिल, और अगर फिर लेटर ऑन अगर कंपनी उस बिल को पे करने में फेल हो जाती है, ठीक है, देन द ऑफिसर हु इशूड और ऑथराइज द इशू ऑफ सच बिल वुड बी पर्सनली लायबल. तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑफिसर जिसने उस बिल को इशू किया था या फिर वो ऑफिसर जिसने उस बिल को ऑथराइज किया था वो उस पेमेंट के लिए उस बिल के लिए पर्सनली लायबल होगा एंड विल बी पनिशेबल विद फाइन. दोनों चीज़ें हैं कि ही शैल बी पर्सनली लायबल एंड ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन. बट इसमें भी एक बात है दैट सच ओमिशन, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सच ओमिशन मस्ट बी डेलिबरेट और ऑफ नेग्लिजेंट नेचर एंड नॉट मेयरली एक्सीडेंटल. ये जो ओमिशन हुआ है कि वो लिमिटेड शब्द लिखना रह गया या फिर जो नाम है वो प्रॉपरली नहीं मेंशन हुआ इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, वो एक डेलिबरेट और एक नेग्लिजेंट नेचर का गलती थी. ठीक है, ये कोई मेयर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तभी ये जो बात केस में बोली गई है वो अपहेल्ड होगी और लागू होगी. ठीक है, तो आई होप दिस केस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ वी आर हैविंग वन मोर केस. देखिए, आप अगर आप एक अच्छा आंसर लिख रहे हैं वेदर इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और इवन इफ आई से इन कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशरी एग्जामिनेशंस और कोई भी और कंपटीशन एग्जाम्स में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे केसेस को ज़रूर डालें, क्योंकि केसेस पुट्स अ ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन द एग्जामिनर्स चेकिंग, है ना. आप कंटेंट भी लिखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है और साथ साथ इसके आप इम्पॉर्टेंट केसेस भी अपने कंटेंट से रिलेटेड इसमें ज़रूर ऐड करिएगा. ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितने केसेस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ दे आर मोर देन इनफ एंड दे आर इवन ऑथेंटिक, काफ़ी वैल्यूएबल आपको यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है. ठीक है, सो नेक्स्ट केस इज एफ गोल्डस्मिथ लिमिटेड वर्सेस बेक्स्टर 1970. इसमें क्या बोला था, The misdescription of name does not however affect the validity of contract. कि ये बोल रहे कि however अगर आपका नेम मिसडिस्क्राइब्ड है, गलत तरीके से अगर डिस्क्राइब हुआ है इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करता. ये एक इंपॉर्टेंट और नई बात पता चली है. देखो, ऊपर तो ये बोला कि अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में गलती किया नाम लिखने में और अगर आपने ओमिट कर दिया लिमिटेड वर्ड, तो वहाँ पे ऑफिसर पर्सनली लायबल होता है और उसको फाइन भी पनिशेबल होगा. पर यहाँ बोल रहे हैं कि एक
नेम की मिस डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा. अ लिमिटेड कंपनी हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन इट्स नेम, बाय रेफरेंस टू इट कैन बी आइडेंटिफाइड. देखो, एक लिमिटेड कंपनी का नाम के अलावा भी तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उस बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या वॉइडेबल नहीं कर सकते. इट वुड बी वैलिड और उसकी वैलिडिटी पर वो अफेक्ट नहीं डालेगा. सो दिस वॉज बीइंग हेल्ड इन एफ गोल्डस्मिथ वर्सेस बैक्स्टर. आई होप इट्स क्लियर. अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका एडवांस रिजर्वेशन ऑफ नेम. लेट्स सी दैट. ये भी आपका क्लॉज 4 सेक्शन में है. बेसिकली सेक्शन 4 हमें मेजर मोटी मोटी सारी बात बताता है नेम क्लॉज के बारे में. लेट्स रीड इट. अ पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर रिजर्विंग नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी. ठीक है, जो कंपनी बना रहे हैं वो पर्सन एक एप्लीकेशन लेके जाए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है उस एप्लीकेशन का, उस मैनर में, और जो प्रिस्क्राइब फीस है रजिस्ट्रेशन की नेम क्लॉज की, उसको वो प्रिस्क्राइब फीस के संग आप जाएं और अपने एग्जिस्टिंग कंपनी का जो नाम है उसको रिजर्व कराएं. ठीक है. 4 क्लॉज 5 क्या कह रहा है? सच नेम मे बी रिजर्व फॉर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे कि आपका जो नाम है, जिस दिन आप एप्लीकेशन लेके गए रजिस्ट्रार के पास उस नाम को रिजर्व कराने के लिए विद द प्रिस्क्राइब फीस, प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर, तो वो नाम आपकी कंपनी के कंटेक्स्ट में 60 दिन तक रिजर्व रहेगा विद द रजिस्ट्रार, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन की है ना. बट इफ़ नो सच कंपनी इज फॉर्म्ड, लेकिन अगर उन 60 दिनों में कोई कंपनी फॉर्मुलेट नहीं हुई, देन रिजर्वेशन इज टू बी कैंसिल्ड. तो भैया साफ बात है कि रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा. कितने दिन वेट करे तुम्हारा? ये नाम हो सकता है फिर किसी और को चाहिए और उसको मिल जाएगा, बट द रजिस्ट्रार विल वेट फॉर 60 डेज. 60 डेज के बाद तक अगर आपने नहीं बनाई है कंपनी 60 डेज तक, तो वहाँ पर आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा एंड द एप्लीकेंट, और सिर्फ इतना ही नहीं कि कैंसिल हो जाएगा, उस एप्लीकेंट के ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा. दैट कैन एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़. ठीक है. तो ये है कि किस तरीके से आप एडवांस रिजर्वेशन करा सकते हो, और अगर आपने उसको नहीं अप्रूव कराया तो वहाँ पर आपको फाइन भी लग सकता है. ठीक है. लेट्स रीड फर्दर. इफ़ कंपनी इज़ फॉर्म्ड बट पर्टिकुलर्स वर रॉन्ग. अच्छा, अगर आपने कंपनी तो फॉर्म कर ली लेकिन कुछ पर्टिकुलर्स जो हैं जो आपको सबमिशन करने थे वो कुछ रॉन्ग सबमिशन हुआ है या कुछ इनकरेक्ट हुआ है, तो क्या होगा? सो द कंपनी में बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम. यहाँ नेम के कंटेक्स्ट में ही बात चल रही है, ध्यान रखिएगा. तो द कंपनी में बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम विद इन 3 months आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. ठीक है. तो अगर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है इन रिगार्ड टू नेम या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, तो वहाँ पर कंपनी को डायरेक्शन नोटिस मिलेगा कि आप 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम बदल लीजिए आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अपनी कंपनी के मेंबर्स के साथ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप 3 months का टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसमें आप अपना कंपनी का नाम चेंज कर लीजिए. दूसरी चीज़, गवर्नमेंट में टेक एक्शन फॉर रिमूविंग कंपनीज नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज. के अलावा जो सरकार है वो भी एक्शन ले सकती है कि वो कंपनी का नाम रिमूव कर सकती है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है. वो क्या कर सकती है? कंपनी का नाम रिमूव कर सकती है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. इसके अलावा रजिस्ट्रार में मेक अ पटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. और ये भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार जो है वो एक पेटिशन बनाए आपकी कंपनी वाइंड अप करने का. वाइंड अप से मतलब उसको ख़त्म करने का, उसको बंद करने का. तो ये 3 स्टेप्स लिए जा सकते हैं इफ़ द कंपनी इज़ फॉर्म्ड विद इनकरेक्ट और रॉन्ग पर्टिकुलर्स. तो ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में ये होता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग केसेस में अलग अलग स्टेप्स यहाँ पर लिए जाते हैं. ठीक है. तो ये हो गया. अभी फ़िलहाल हमने पढ़ा कि नेम क्लॉज क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे आप नेम रजिस्टर कराते हो. अब बात आती है कि चेंज ऑफ नेम. अगर आपको, क्योंकि ऊपर बताया ना कि आप चेंज करा सकते हो, तो चेंज कैसे होता है, तो उसकी बात की गई है हमारे सेक्शन नंबर 13 के अंदर. किसमें बात की गई है? सेक्शन 13 के अंदर बात की गई है दैट अ कंपनी में चेंज इट्स नेम by passing a special resolution and with the approval of central government and signified in writing. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी जो है वो अपना नाम चेंज कर सकती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, पहली चीज़. दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके और उसको राइटिंग में सिग्निफाई करा के.
ठीक है, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा एनी चेंज इन द नेम विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 4 क्लॉज 2 एंड 4 क्लॉज 3। याद रखिएगा, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो 4 क्लॉज 2 और 4 क्लॉज 3 के प्रोविजंस के कंटेक्स्ट में ही होगा, उसके सब्जेक्टेड होगा। जैसे 4 क्लॉज 2 में क्या बोला था कि आपका नाम जो है वो रिजेंबल्ड नहीं होना चाहिए, सो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, और क्या ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके नाम से कि वो दैट इज़ इन कनेक्शन विद द पेट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर आपका नाम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए दैट विल बी कवर्ड अंडर एन ऑफेंस ऑफ एनी लॉ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप फर्दर चेंजेस करेंगे इन योर नेम, राइट। आगे क्या कह रहे हैं, 13 क्लॉज 3 स्टेट्स दैट व्हेन अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार टू एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर एंड टू इशू अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद नेसेसरी ऑल्टरेशंस। ओके जी, तो जब आपका नाम चेंज होता है तो फिर रजिस्ट्रार की ड्यूटी बन जाती है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू एंटर द न्यू नेम, ठीक है, इन द रजिस्टर, और फिर वो एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट विल इशू अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द नेसेसरी ऑल्टरेशंस, ठीक है। द चेंज ऑफ नेम बिकम्स इफेक्टिव ओनली ऑन द इशू ऑफ और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि आपका चेंज ऑफ नेम तभी से इफेक्टिव माना जाएगा जब से आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स, ठीक है। फर्दर देयर वी आर हैविंग अ केस, ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन वर्सेस ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी लिमिटेड 1996। दोनों सेम कंपनी है, बस लास्ट के वर्ड्स का डिफरेंस है। ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन वर्सेस ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी लिमिटेड 1996। इस केस में क्या बोला था, द ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स कॉर्पोरेट नेम टू समथिंग दैट वुड नॉट इम्पिंज अपॉन द गुडविल ऑफ ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन। अब इसमें क्या था कि एक कंपनी ऑलरेडी मार्केट में थी जिसका नाम था ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन, ये नाम था उस केस का, उस कंपनी का, ठीक है। अब बाद में एक नई कंपनी आ गई जिसने अपना नाम रखा ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी। तो यहाँ सोसाइटी का अंतर था, बाकी ब्रिटिश डायबिटिक सेम था, है ना। तो फिर यहाँ पर ब्रिटिश डायबिटिक सोसाइटी, क्योंकि ये बाद में बनी थी, ये पहले बनी थी, ये बाद में बनी थी, तो इस कंपनी को बोला गया, उसको कंपेल किया गया कि आप अपना कॉर्पोरेट नेम बदल के कुछ और रखिए, और ऐसा रखिए जो कि हम ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन कंपनी की गुडविल को अफेक्ट ना करे, उसको इम्पेंच ना करे, क्योंकि इट वॉज टू सिमिलर टू दिस कंपनी दैट इट कुड ईजिली डिसीव द जनरल पब्लिक, जो कि इसके कस्टमर्स थे, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल चेंजिंग द वाइल पुटिंग फॉरवर्ड द नेम। यही चीज़ इस केस में बताई गई थी। There was a sufficient similarity between the two names to necessitate a change, even though there was no intention to mislead the public। हाँ, वही चीज़ की, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी, इसीलिए बोला गया था कि आप नाम चेंज करो। भले ही जो कंपनी थी उसका कोई पर्पस नहीं था मिसलीड करने का पब्लिक को, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली अनइंटेंशनली भी पब्लिक मिसलीड हो रही थी। सो दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू ऑल्टर द नेम। नाउ वी आर हैविंग वन मोर केस। देखिए, केस के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको जनरल क्लॉजेस में नहीं एक्सप्लेन्ड है, वो केस के थ्रू हमें अलग अलग केस में किस तरीके की सर्कमस्टांसेस होती है, किस तरीके के नोटिस दिए जाते हैं, दैट वी कम्स टू नो। केस है हमारा किर्लोस्कर प्रोप्राइटरी लिमिटेड वर्सेस किर्लोस्कर डायमेंशंस लिमिटेड 1999। सो हेयर देयर इज अ राइट टू यूज इन अ बोनाफाइड मैनर वंस ओन नेम और नेम ऑफ प्लेस और एंसेस्ट्रल्स नेम। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम अपना खुद का नाम रख सकते हैं, हम अपनी जगह का नाम रख सकते हैं, हम कोई भी एंसेस्ट्रल नेम रख सकते हैं। इस चीज़ का हमारे पास राइट है इन अ बोनाफाइड मैनर, ठीक है। किसी गलत इंटेंशन से नहीं, पर एक बोनाफाइड, एक अच्छी गुड इंटेंशन के संग वी हैव अ राइट टू यूज़ आवर ओन नेम, आर नेम ऑफ अ प्लेस और एंसेस्ट्रल नेम इन आर कंपनीज नेम क्लॉज, ठीक है। ये इस केस में हेल्ड हुआ था। चलिए, हम लोग अपनी वीडियो के एंडिंग के नज़दीक में है। ये लास्ट पॉइंट है, ये आपका 13 क्लॉज 2 जो था उसका प्रोविजो है। 13 क्लॉज 2 क्या था, यही जो बताया गया था जिसमें कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं दैट विल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 क्लॉज 2 एंड 4 क्लॉज 3। देखिए यहाँ इसमें ये बताया गया था दिस वन, तो इसका प्रोविजो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स रीड इट। The approval of central government is not necessary even only change is a name is deletion or addition of a word private। यही बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत तब नहीं है जब आपका जो चेंज है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्राइवेट का डिलीशन या एडिशन हो रहा है, ठीक है।
अगर आपके सिर्फ वर्ड प्राइवेट का डिलीशन या एडिशन हो रहा है तो देन देर इज नॉट द नीड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. क्योंकि वर्ड यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइवेट शब्द एडिशन या डिलीशन से जो एक कंपनी है उसका कन्वर्जन हो रहा है एक क्लास ऑफ कंपनी से टू द अनदर क्लास ऑफ कंपनी. सो ऐसी सिचुएशन देयर इज नॉट द नीड और अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये है आपका प्रोविजो ऑफ सेक्शन 13 क्लॉज 2. गाइज विद दिस वी आर डन विद द नेम क्लॉज. बहुत सारी बातें जान ली और आई थिंक नेम क्लॉज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी पॉसिबली आई हैव टोल्ड यू. और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज एंड द फर्दर क्लॉजेस. दिस वॉज इट फॉर नाउ. Just take care of yourself and do let me know in the comment section that which next topic you want me to make the video or which subject you want me to make the video next. So just stay tuned with the channel. I'll meet you up with the next content with the next video. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.